हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक के इस चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 141 से लेके 149 तक, जो कि चैप्टर 8 के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको बोर्ड में सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है 141 के अंतर्गत है अनलॉफुल असेंबली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है यह है अनलॉफुल असेंबली। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द लिखे रहते हैं। हिंदी की बात अगर हम करें तो वो समझ में नहीं आता है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कई बार ऐसे शब्द मेरे सामने आते हैं कि मुझे उनके बारे में सर्च करना पड़ता है कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से सबको प्रॉब्लम होती होगी या फिर ज़्यादातर लोगों को होती होगी। तो मैं भी बेयर एक्ट को मैं पढ़ने के बाद मैं कहा कि चलिए उसके बारे में कुछ आसान शब्दों में एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज का इस वीडियो इसी टॉपिक पे है कि मैं बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद मैं उसको आसान शब्दों में मैं आपको उसको कैसे समझा सकता हूँ, मैं उस पर मैं आप वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो जो पहला टॉपिक है वो है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का मतलब कि ऐसी असेंबली या ऐसी सभा जो कि विधि के अनुरूप नहीं है, मतलब उसको विधि के द्वारा मना किया गया है कि आप कोई सभा नहीं कर सकते, कोई असेंबली नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, अनलॉफुल असेंबली में अगर देखा जाए तो ये भी 5 तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला तरीका जो है, पहला अगर हम बात करें तो पहले की अगर बात करें तो देखिए इसमें है केंद्र, राज्य, संसद या लोकसभा जो विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, यहाँ पे कॉमा होगा, मतलब कि ऐसी कोई सभा जो है वह अपने विधि पूर्ण शक्ति का पालन कर रहा हो, उसके बाद उसे जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा आतंकित करती है, तो उसे हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी हमारे लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जैसे IAS PCS होते हैं, जो अपने अधिकारों का उपयोग करके हमें कोई काम करने के लिए मना करते हैं कि इस काम को नहीं करना है, ये विधि विरुद्ध है, तो उसे फिर भी अगर हम करते हैं प्रदर्शन करके या फिर बल का प्रयोग करके उनका विरोध करते हैं, तो उसे हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। उसे हमारे विधि में हमें अनलॉफुल असेंबली का नाम दिया गया है, जो कि गैर कानूनी है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो इसमें से अगला है किसी विधि के या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। मतलब कि कोई विधि या कोई कानून अगर सरकार द्वारा बनाया गया है तो उसका प्रतिरोध करना, जनता द्वारा जब उसका प्रतिरोध किया जाता है तो वो भी अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत आता है। जो असेंबली बना ली जाती है लोगों द्वारा और उसके बाद से किसी विशेष बिल या उस बिल या नियम का अगर हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध करते हैं, तो उसमें आ जाता है, ये दूसरे में आ जाता है सेक्शन 141 के अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत। इसके अलावा तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें है कि किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। मतलब ये कुल मिला के ये अपराध के बारे में ही है कि आप अगर अपराध करते हैं किसी बिल के खिलाफ या सरकार के किसी नियम के खिलाफ, या कोई व्यक्ति जिसको ये अधिकार है कि वो कोई आदेश ले सकता है आपके खिलाफ या फिर अनलॉफुल असेंबली बनाने के लिए आपको मना करता है, तो अगर आप उसके खिलाफ अगर कोई अपराध करते हैं या फिर कोई अपराध करने की चेष्टा करते हैं, तो वो सेक्शन 141 के 3 के अंतर्गत कवर होता है। इसमें चौथा पॉइंट है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका वह अधिकार रखता है या उपभोग करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी खुद की संपत्ति है, मार्ग है या फिर जल है जिसका वो उपयोग करता है और बरसों से उपयोग करता चला आया है, तो कोई ऐसी संगठन या कोई ऐसी असेंबली जो उसे आपराधिक बल द्वारा उस पर कब्जा कर लेती है या फिर उस पर कब्जा रखने का अधिकार जमाती है, तो वो अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत आता है, जिसको हम अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन 141 के सब कैटेगरी 4th में हम उसको कवर किए हैं। चलिए इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें अगला है कि आपराधिक बल द्वारा जब भी कोई व्यक्ति
आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति जो होता है अपने बल का इस्तेमाल करके या फिर अपने ग्रुप का, अपनी असेंबली का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के अधिकारों को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी अधिकार का अपने यूज़ कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति आता है वो अपने बल का इस्तेमाल करके या फिर आपराधिक बल का प्रदर्शन करके वह क्या करता है, किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों को यूज़ करने के लिए मना करता है या फिर उसको न करने के लिए या फिर करने के लिए विवश करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब है कि आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसके लिए वह वैध है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है जिसके लिए उसको अथॉरिटी मिली है, वो वैध है, वैध रूप से आबद्ध, मान लीजिए वैध है, उसको रोकना या फिर उसको, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी दूसरे के अधिकारों को रोक रहा है जिसके लिए वो आबद्ध न हो या फिर उसका लोप करने के लिए या फिर उसके अधिकारों को ख़त्म करने के लिए उसका अधिकारी वो नहीं हो या उसका विवश करता है, तो वो अनलॉफुल असेंबली के 5वीं कैटेगरी में आता है, जो कि सेक्शन 141 के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है कि 142। इसमें जो बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसको लॉ द्वारा नेगलेक्ट कर दिया गया है या फिर जिसको विधि विरुद्ध बताया गया है, अगर उस जमाव में अगर आप शामिल होते हैं तो वो आता है 142 के अंतर्गत, आपके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा इसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया, अगर आप ऐसा कोई जुर्म करते हैं तो उसके लिए दंड के लिए कम से कम 6 महीने या फिर जुर्माने के साथ प्रावधान किया गया या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर आप इस तरह के अपराध में पकड़े जाते हैं तो आपको दंड अगर देने की बात की जाएगी तो आपको कम से कम 6 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों में से एक या फिर दोनों आपको दिया जा सकता है। चलिए हम धारा 144 जो हम लोग सुने होंगे ज़्यादातर बात, उसकी बात करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि घातक आयुध से सुसज्जित होकर, मतलब कि किसी हथियार से, कोई ऐसा हथियार जो कि घातक हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे सुसज्जित होकर या फिर सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित हो रहा। आप किसी हथियार के साथ किसी असेंबली में शामिल होते हैं या किसी विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होते हैं तो फिर वो धारा 144 के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो ये था, इसमें 144 में था। और 145 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई विधि विरुद्ध जमाव है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ये आदेश दे दिया गया है कि आप इस जमाव को ख़त्म कर दीजिए या फिर इसको आप अलग अलग हो जाइए, फिर भी उस आदेश के बाद भी अगर आप जमाव के सदस्य बने रहते हैं तो फिर वो धारा 145 के अंतर्गत कवर किया जाता है, सेक्शन 145 के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसके अलावा 146 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है बलवा करना, मतलब इसको हम समझ सकते हैं हिंसा करना के नाम से, कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव हो के अनलॉफुल असेंबली बना के कोई हिंसा करता है तो वो फिर 146 के अंतर्गत कवर होता है। इसके अलावा 147 में अगर कोई आप बलवा करते हैं या फिर कोई हिंसा करते हैं तो इसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि कम से कम 2 साल की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर आपको दोनों देनी पड़ सकती है। तो ये था 147 में। और 48 में की अगर हम बात करें तो घातक आयुध से सज्जित होकर, अगर मान लीजिए कोई धारदार या फिर कोई आप खतरनाक हथियार से अगर आप लैस रहते हैं, उसके बाद अगर आप कोई बलवा या हिंसा करते हैं तो आपको कम से कम 3 साल की सज़ा और या फिर जुर्माना या फिर आप दोनों आपको दिया जा सकता है। तो ये थी 147, 146 और 148 के अंतर्गत। चलिए हम 149 के बारे में बात करते हैं। 149 ये कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हर सदस्य का समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई विधि विरुद्ध जमा या फिर अनलॉफुल असेंबली बनी हुई है तो उस असेंबली का कोई भी व्यक्ति अगर कोई हिंसा करता है या फिर कोई अपराध करता है जिससे यह लगे कि वो जिस चीज़ के लिए ये असेंबली बनाए हुए हैं उसके उद्देश्य को ये पूरा कर सकता है या फिर इस हिंसा को करने के पीछे उनका यही उद्देश्य रहा हो, तो उस असेंबली में शामिल जितने भी लोग होंगे उन सभी को उस अपराध का
दोषी माना जाएगा। ये बताया गया है 149 में। देखिए कितना टेक्निकल शब्द में बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। और ये कैसे होगा कि उस असेंबली के अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है, कोई भी हिंसा करता है, तो उसमें शामिल जितने भी लोग होंगे सभी उसके दोषी पाए जाएंगे। तो ये बताया गया है 149 में। चलिए बात करते हैं इसके कुछ आवश्यक तथ्य के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करें तो अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 या 5 से अधिक लोगों का शामिल होना ज़रूरी है। उस अनलॉफुल असेंबली द्वारा हिंसा करना आवश्यक होता है। अगर इसके अंदर अनलॉफुल असेंबली के अगर क्राइम के अंतर्गत हम कवर करना चाहें तो। इसके अलावा अगर वो हिंसा करते हैं तो उस हिंसा से ये जाहिर होना चाहिए कि उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ये हिंसा किया हुआ है। इसके अलावा उस असेंबली में शामिल जितने भी लोग होंगे उन सबका उद्देश्य सेम होना चाहिए। तो ये थी 141 से लेके 149 आईपीसी के सेक्शन के बारे में, जिसको मैंने आप तक साझा किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको अगर किसी लीगल टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।